संभाव्य विभ्रम जिसे हम बोलते हैं प्रोबेबल एरर, इसे शॉर्ट में पीई से दर्शाते हैं। संभाव्य विभ्रम जो होता है वो कैलिब्रेशन के सहसंबंध गुणांक का एक विश्वसनीय माप है, साथ ही बहुत ही पुराना माप है। इसको श्रेणी में घटाने और जोड़ने से, यानी आर में घटाने और जोड़ने से इससे सीमाओं का निर्धारण किया जा सकता है, साथ ही सहसंबंध की सार्थकता का और निरर्थकता का पता लगाया जा सकता है। चलिए बच्चों, कैसे इसकी कैलकुलेशन करते हैं, बात करते हैं। देखिए, सहसंबंध को हम आर चिन्ह से दर्शाते हैं और संभाव्य विभ्रम को हम प्रोबेबल ई यानी पीई से दर्शाते हैं। जब पीई का मान, अगर पीई का 6 गुना कर दिया जाए और आर उससे ज़्यादा है तो सार्थक है, और अगर आर उससे कम है तो निरर्थक है। यानी फॉर्मूला इसका ऐसे होगा, आर लेस देन प्रोबेबल एरर मल्टीप्लाई 6, यानी प्रोबेबल एरर का जो 6 गुना होगा, अगर उससे कम है आर तो ये निरर्थक है, और अगर आर प्रोबेबल एरर का 6 गुने से ज़्यादा है तो ये सार्थक है। यानी सहसंबंध की सार्थकता तथा निरर्थकता का पता लगाने के लिए हम प्रोबेबल एरर का प्रयोग करते हैं, संभाव्य विभ्रम का प्रयोग करते हैं। अब बच्चों बात करते हैं प्रोबेबल एरर कैसे निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है 0.6745 मल्टीप्लाई 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन अंडर एन। यानी अगर हमारे पास आर और एन है तो हम इस फॉर्मूले के आधार पर हम निकाल सकते हैं। हम इसकी जगह 2/3 भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ ये बात मैंने आपको बताई कि गणना क्रिया को सरल बनाने के लिए हम 0.6745 की जगह हम 2/3 को भी यूज कर सकते हैं, अगर हमें पॉइंट में मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम हो रही है। चलिए प्रश्न को देखते हैं, एक उदाहरण देखते हैं, उससे समझ में आ जाएगा। यदि सहसंबंध गुणांक 0.8 है, यानी हमारे सामने आर कितना दे रहा है, 0.8 दे रहा है, और हमारे सामने एन पदयुगों की संख्या कितना दे रहा है, 100 दे रहा है। अब आपको कह रहा है कि आप प्रोबेबल एरर निकाले, आपको कह रहा है कि आप लिमिटेशंस निकाले, यानी हमारे सामने L1 और L2 क्या करे, इसको फाइंड आउट करें। तो आइए आपके सामने इसकी गणना करके देखते हैं। बच्चों इधर देखना, ध्यान से देखना। तो आर हमारे पास कितना हो गया, 0.8, और एन कितना हो गया, 100। अब हमें सबसे पहले क्या चाहिए, प्रोबेबल एरर चाहिए, बाकी काम तो बाद में होगा। प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला क्या होता है, 0.6745, या हम 2/3 भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन अंडर एन। तो यहाँ लिखेंगे 0.6745 माइनस आर कितना हमारे पास 8 है, 0.8 है, एन हमारे पास 100 है। ठीक है, तो 0.8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 0.64, और जब इसको 1 में से 0.64 को उठाएंगे तो कितना आएगा, 0.36। बिल्कुल कैलकुलेशन आसान है। और 100 का अंडर रूट लेंगे तो कितना आएगा, 10। अब 0.6745 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.36 है, और उसमें जब 10 का भाग देंगे तो हमारा मान आएगा प्रोबेबल एरर का 0.024। ये हमें चाहिए था। अब इसके आधार पर हम लिमिटेशंस निकाल सकते हैं, इसके आधार पर हम सहसंबंध की सार्थकता और निरर्थकता का परीक्षण कर सकते हैं। चलिए अगली स्लाइड में देखते हैं कैसे करते हैं। तो देखिए हमारे पास अब हमें क्या चाहिए, हमें लिमिटेशन चाहिए, हमें L1 और L2 चाहिए। इसको ज्ञात करने का तरीका होता है R प्लस माइनस प्रोबेबल एरर। अगर हम R में प्रोबेबल एरर को जोड़ देते हैं तो बच्चों इससे हमें प्राप्त होगा L2, और अगर R में प्रोबेबल एरर को हम घटा देते हैं तो इससे प्राप्त होगा L1। इधर देखिए हमने यही किया, हमने 0.8 में, या 0.8 बोल दो या 0.80 में अगर 0.024 को ऐड कर देते हैं तो हमारा कितना आ रहा है, 0.824 हमारा L2 हो गया। और वही अगर R हमारा कितना है, वही 0.80 या 0.80 बोल दीजिए, इसमें से प्रोबेबल एरर को अगर हम घटाते हैं तो यहाँ पर ये 0.776 आ रहा है, ये हमारा L1 हो गया। तो इस तरह से सहसंबंध गुणांक की अधिकतम सीमा और न्यूनतम सीमा का हमें पता चल गया। तो ऐसे प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं संक्षिप्त प्रश्नों में कि L1 L2 निकालिए, प्रोबेबल एरर को ज्ञात कीजिए, संभाव्य विभ्रम की सहसंबंध की सार्थकता ज्ञात कीजिए। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, यदि सहसंबंध गुणांक का मान 0.7 हो, आर हमारे पास 0.7 है और कुल पदों की संख्या हमारे पास 16 है, यानी एन हमारे पास 16 है। अब कह रहा है कि सहसंबंध गुणांक की सार्थकता ज्ञात करो। पिछले प्रश्न में, पिछले उदाहरण में हमने देखा कि सीमाएं कैसे निकालते हैं। अगर अब हमें कहते हैं कि सीमाएं नहीं पूछा है, अब कह रहा है कि इसकी सार्थकता का परीक्षण कीजिए, तो कैसे करेंगे। तो देखिए इधर हम लिखेंगे, हमारे पास आर कितना हो गया, 0.7, और एन कितना हो गया, 16 हो गया। अब हमें सबसे पहले क्या चाहिए, प्रोबेबल एरर। प्रोबेबल एरर कैसे निकलेगा बच्चों, तो वही फॉर्मूला होगा 0.6745 मल्टीप्लाई 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन अंडर एन। हमारे पास आर कितना हो गया, 0.7, तो 0.7 का स्क्वायर होगा 0.49। 0.49 को अगर 1 में से मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो 0.51 आ जाएगा, और यहाँ पे 16 अगर अंडर रूट लेंगे तो 4 आ जाएगा। इस कैलकुलेशन को सोल्व करेंगे तो हमारे पास प्रोबेबल एरर आएगा 0.086। अब अगर इसको अगर हम 6 गुना करते हैं
और अगर इसको फिर R से चेक करते हैं तो हम पता लगा सकते हैं कि ये सार्थक है या नहीं है। अगर 6 गुना करने के बाद भी अगर हमारा R ज़्यादा है तो इसका मतलब है सहसंबंध सार्थक है, और अगर कम आ रहा है तो निरर्थक है। तो इसको अगर हम गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये R से कम आ रहा है, इसका मतलब हमारा सहसंबंध क्या है, सार्थक है। तो इस तरह के प्रश्न आएंगे एग्जाम में, आपको बड़े ध्यान से सुनना है, समझना है और इसको सोल्व करना है। तो बच्चों बड़े ध्यान से देखिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। चलिए इसी क्रम में अब हम आगे बात करते हैं प्रमावी विभ्रम। तो संभाव्य विभ्रम हमें समझ में आ गया। अब प्रमावी विभ्रम जो है वो संभाव्य विभ्रम के दोषों को दूर करता है, क्योंकि इसमें अधिक मान, क्योंकि वो संभावना ही दर्शाता है, वो 100% सही नहीं है, ये सार्थक मान है, इसलिए इसको प्रमावी विभ्रम कहते हैं, स्टैंडर्ड एरर कहते हैं, इसको SE से दर्शाते हैं। वर्तमान समय में सांख्यिकी में संभावित विभ्रम की अपेक्षा प्रमावी विभ्रम का ज्यादा प्रयोग किया जाने लगा, और ये श्रेष्ठ भी है, क्योंकि देवनादर्श विधि के आधार पर अगर हम प्राप्त किसी भी सांख्यिकी माप का प्रमावी विभ्रम उनके निर्देशन के वितरण के आधार पर करें तो ये बेस्ट होता है, इसलिए प्रमावी विभ्रम का प्रयोग करेंगे। फॉर्मूले में इसमें ज़्यादा बस कुछ चेंज नहीं, इसमें सीधा हम 1 - R² अपॉन √n को यूज करेंगे, इसमें 2/3 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो संभावना दर्शाता है, ये निश्चित माप के रूप में आता है, इसलिए इसका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। चलिए बच्चों एक उदाहरण देखते हैं। वही एक बात और बताना चाहूँगा, इसके आधार पर हम अधिकतम सीमा और निम्न सीमा भी निकाल सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है कि अगर हम R में स्टैंडर्ड एरर जो है उसका अगर 3 गुना जोड़ दे तो हमें उच्च सीमा प्राप्त होगी, और अगर उसको घटा दे तो हमें निम्न सीमा प्राप्त होगी। चलिए एक प्रश्न को देखते हैं। पतियों तथा पत्नियों के समग्र में से 625 का न्यायाधीश लेकर उनके बीच भार का सहसंबंध 0.4 है तथा समग्र का सहसंबंध गुणांक की संभाव्य सीमाएं भी ज्ञात कीजिए। तो आइए इधर देखिए, हमारे सामने यहाँ पे n कितना हो गया 625, हमारे सामने r कितना हो गया 0.4। अब हमें क्या निकालना है, स्टैंडर्ड एरर निकालना है, और साथ ही हमें क्या निकालना है, इनकी सीमाएं निकालनी है, क्योंकि सीमाओं के लिए ही तो हमें स्टैंडर्ड एरर निकालना पड़ेगा। तो हमें L1 और L2 ये ज्ञात करनी है, ये हमारे सामने आ गया। चलिए बच्चों प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो इधर देखिए, सहसंबंध गुणांक की सीमाएं निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जब R में स्टैंडर्ड एरर का 3 गुना जोड़ दिया जाए तो L2 प्राप्त होगा और घटा दिया जाए तो L1 प्राप्त होगा, यानी R ± 3 स्टैंडर्ड एरर ऑफ R। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, स्टैंडर्ड एरर ऑफ R चाहिए, यानी प्रमावी विभ्रम चाहिए। 1 - R² अपॉन √n हमारे यहाँ फॉर्मूला हो गया। R का मान हमारे पास कितना है 0.4 है, n हमारे पास कितना है 625 है, तो 0.4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 0.16 आएगा, और 0.16 को 1 में लेस करेंगे तो 0.84 आएगा। कितना आएगा 0.84 आएगा, माइनस का 0.84 आएगा, और माइनस के 0.84 में 25 का अगर हम भाग देंगे, इसका हम भाग देंगे और फिर हम इसका मेजरमेंट निकालेंगे तो इसका मान हमारा आएगा 0.03 आएगा। कितना आएगा 0.03 आएगा। अगर हम इस 0.84 में 25 का भाग देंगे तो हमारा 0.03 आएगा। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। अब हमें क्या करना है, इसका 3 गुना करके अगर इसमें जोड़ देंगे तो ये हमारा L2 आ गया, और अगर इसमें से इसको घटा देंगे तो ये हमारा L1 आ गया। इस तरह से हम सहसंबंध के अंतर्गत संभाव्य विभ्रम का प्रमावी विभ्रम का प्रयोग करके L1 और L2 निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल आसान है। तो इधर देखिएगा बच्चों, एक हमने पढ़ा प्रोबेबल एरर और एक हमने पढ़ा स्टैंडर्ड एरर। सांख्यिकी में सबसे ज़्यादा प्रयोग इस समय स्टैंडर्ड एरर का किया जा रहा है, क्योंकि ये सार्थक मान है। अब अगर हम बात करें तो प्रोबेबल एरर का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है 0.6745 मल्टीप्लाई 1 - R² अपॉन √n। और अगर हम स्टैंडर्ड एरर निकालते हैं तो इसमें इसका यूज नहीं होगा, सीधा इसमें हम R² निकालेंगे, 1 - R² अपॉन √n। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसी क्रम में आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं स्पेरमैन की कोटि अंतर विधि। देखिए सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने में हमने कैलिब्रेशन विधि का प्रयोग किया, लेकिन स्पेरमैन ने भी कोटि अंतर विधि का प्रयोग किया। देखिए सांख्यिकी में अगर हम बात करें तो कुछ मान तो ऐसे होते हैं जिनको मापा जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे मान होते हैं, गुणात्मक मान होते हैं जिन्हें मापा नहीं जा सकता है, उन्हें क्रम दिया जा सकता है। तो ऐसी विधि में उनका सहसंबंध कैसे निकाले, इसलिए चार्ल्स स्पेरमैन ने गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन करने के लिए भी इस विधि का प्रयोग किया है। इसे बोलते हैं कोटि अंतर विधि या क्रमांतर विधि, यानी हम यह श्रेणी में मूल्यों को क्रम देकर, कोटि क्रम देकर, रैंक प्रदान करके उनका डिफरेंस निकालकर सहसंबंध गुणांक ज्ञात कर सकते हैं। चार्ल्स स्पेरमैन ने व्यक्तिगत समंग मालाओं के सहसंबंध ज्ञात करने के लिए एक सरल विधि का प्रतिपादन किया है। यह विधि परिस्थितियों के लिए उपयुक्त है, क्योंकि जब तथ्य संख्यात्मक मान होते हैं तो उन्हें मापा जब प्रत्येक संख्यात्मक रूप में मापा जा, कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जिन्हें हम संख्यात्मक रूप में नहीं माप सकते, जैसे ईमानदारी है, बुद्धिमानी है, स्वास्थ्य है, मित्रता है, इनको हम माप नहीं सकते, इनको क्रम दे सकते हैं। देखिए दो तरह के माप होते हैं, संख्यात्मक माप और गुणात्मक माप। संख्यात्मक माप को मापा जा सकता है, लेकिन गुणात्मक तथ्यों को, गुणात्मक माप को नहीं मापा जा सकता है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ईमानदारी को, बुद्धिमानी को, मित्रता को, स्वास्थ्य को, क्या इन्हें रैंक दिया जा सकता है? क्या सुंदरता को रैंक दिया जा सकता है? सॉरी, सुंदरता को मापा जा सकता है? क्या ईमानदारी को मापा जा सकता है? क्या स्वास्थ्य को मापा जा सकता है?
क्या मित्रता को मापा जा सकता है? नहीं मापा जा सकता है। ये गुणात्मक तथ्य हैं, इन्हें हम क्रम दे सकते हैं। जैसे सुंदरता के आधार पर हम पहला, दूसरा, तीसरा बांट सकते हैं, हम ईमानदारी के आधार पर क्रम दे सकते हैं। इसलिए ऐसे तथ्यों का से संबंध ज्ञात करने के लिए चार्ल्स स्पिरमैन ने कोटि अंतर विधि का प्रयोग किया है। एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है बच्चों, बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो कुछ गुणात्मक तथ्य होते हैं जिन्हें मापा नहीं जा सकता है, उन्हें केवल क्रम ही दिया जा सकता है। जैसे सबसे सुंदर को हम पहला क्रम दे देंगे, उससे कम सुंदर को दूसरा क्रम दे देंगे, फिर उससे कम सुंदर को तीसरा क्रम दे देंगे, ऐसे हम क्रम दे सकते हैं आगे तक। इन्हीं कर्मों के आधार पर हम कर्मांतर विधि या कोटि अंतर विधि का प्रयोग करते हुए सहसंबंध गुणांक ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए सहसंबंध गुणांक कैसे ज्ञात करते हैं, क्रम कैसे देते हैं, उनका विश्लेषण कैसे करते हैं, इस विधि को बात करते हैं। सबसे पहले तो इसमें काम क्या करना है, क्रम प्रदान करना है। इसमें क्रम प्रदान करना, क्रम आप आरोही क्रम में भी दे सकते हैं, अवरोही क्रम में प्रदान कर सकते हैं। आप छोटे मूल्य को 1 दे सकते हैं, उससे बड़े मूल्य को 2 दे सकते हैं, उससे बड़े मूल्य को 3 दे सकते हैं, या फिर आप अवरोही के आधार पर चले तो सबसे बड़े को 1, सबसे छोटे को 2, सबसे छोटे को 3, ऐसे भी दे सकते हैं। आप जिस क्रम में यूज करें उसी क्रम में आपको गणना करनी होगी। यानी कोटि अंतर विधि में सबसे पहले क्या करना है, क्रम प्रदान करना है। फिर उसके बाद दूसरा काम, अब यह क्रम प्रदान करते समय एक समस्या आएगी। जैसे मान लीजिए श्रेणी में 50 है, मैंने इसको क्रम नंबर 1 दे दिया। श्रेणी में 49 है, इसको मैंने क्रम नंबर 2 दे दिया। श्रेणी में 46 है, इसको मैंने क्रम नंबर 3 दे दिया। श्रेणी में 42 है, इसको मैंने क्रम नंबर 4 दे दिया। यानी सबसे बड़े मूल्य को मैं 1 दे रहा हूँ, फिर उससे छोटे को 2 दे रहा हूँ, फिर उससे छोटे 3 दे रहा हूँ। अब मान लीजिए श्रेणी में 40 है तो मैं इसको क्रम नंबर 5 दूंगा। अब मान लो श्रेणी में फिर 40 आ गया तो कौन सा दूंगा? तो जब समान मूल्य आ जाते हैं तो उनको औसत क्रम दिया जाता है। तो यहाँ मैं 5वें छठे का इनको औसत क्रम दूंगा, क्योंकि यहाँ 40-40 दोनों समान संख्या है। तो जब श्रेणी में समान मूल्य आ जाते हैं तो उन्हें औसत क्रम प्रदान किया जाता है। तो ऐसी दशा में यहाँ 5 और 6 इस क्रम का मैं डिवाइड, कितने मूल्य आ रहे हैं, 2 मूल्य आ रहे हैं, तो यहाँ पे मैं 11/2 कर दूंगा, यानी 0.5 इन दोनों को औसत क्रम प्रदान करूंगा। इस तरह के औसत क्रम प्रदान करें। तो यह एक उदाहरण है कि एक श्रेणी का सबसे बड़े आकार का मूल्य 50 है, तो इसको मैं क्रम नंबर 1 दूंगा। उसके बाद 40 उस श्रेणी में 3 बार लगातार आ रहा है, तो 40 को फिर मैं 2, 3, 4 ऐसा तो दे नहीं सकता, तो उसको क्रम कैसे दूंगा? समान मूल्य रह गया, क्योंकि छोटे को फिर उससे छोटे को, फिर उससे छोटे को, फिर उससे छोटे को हम क्रम प्रदान करते हैं, क्योंकि बड़े को पहला नंबर, दूसरे को छोटा नंबर, तीसरे को और छोटा नंबर, इस तरह से देंगे छोटे मूल्य के आधार पर। लेकिन अगर समान है तो क्या देंगे? तो औसत क्रम देंगे। तो यहाँ 40, 30 3 बार आ रहा है दूसरे और तीसरे चौथे क्रम पे, तो यहाँ पे फिर उनको औसत क्रम दिया जाएगा। तो क्रम कौन सा है? दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका औसत क्रम निकालेंगे तो 3 संख्या, 3 क्रम है तो 3 का भाग देंगे। तो 2, 3, 5, 5, 4, 9, 9 को मैं 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 3। हम इन तीनों को 3 दे देंगे। तो यहाँ पे 50 1 क्रम, 40 को 3, फिर 40 को 3, फिर 40 को 3, उसके बाद जो अगला होगा फिर उसको हम चौथा क्रम देंगे। इस आधार पर कोटि अंतर निकाला जाता है और कैलकुलेशन की, सॉरी, उसको हम 5वां क्रम देंगे। इस आधार पर इसकी गणना की जाती है। जैसे मैं इसको एक बार फिर समझा देता हूं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस उदाहरण को समझाता हूं बच्चों। देखो जैसे ये x है, अब मुझे इसको रैंक देनी है, राइट। यहाँ पे 50 दे रखा है, यहाँ 50 दे रखा है, यहाँ 50 दे रखा है, यहाँ 50 दे रखा है और यहाँ 38 दे रखा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सबसे बड़े मूल्य को पहली रैंक देंगे, दे दिए। अब यहाँ पे ये इसके बाद छोटा है और फिर ये तीनों समान आ गए। अब मैं इसको 2, इसको 3, इसको 4 नहीं दे सकता, क्योंकि तीनों समान है, तो इसको मैं औसत क्रम दूंगा। तो यह 40 श्रेणी में कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है, ठीक है। और तीनों समान बार आ रहा है, कौन से क्रम पे? दूसरे पर, तीसरे पर और चौथे पे। जिस क्रम पे आ रहा है उस क्रम को हम औसत बना देंगे। 3 बार आ रहा है, दूसरे, तीसरे, चौथे बार है तो 3 को भाग देंगे, तो कितना हो गया? 9, 9 में 3 का भाग दिया, कितना है? 3। तो मैं तीनों को औसत 40 की तीनों क्रमों को औसत क्रम दे दूंगा। अब इसके बाद 38 को मैं कौन सा दूंगा? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हो गया, तो इसको मैं 5वां दूंगा। इस तरह से गणना करते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये हमारा 5वां हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? इस तरह से हम क्रम प्रदान करेंगे। क्रम प्रदान करते समय अगर समान मूल्य आ जाता है तो उन्हें औसत क्रम प्रदान किया जाता है। तो बड़े ध्यान से समझना है, बहुत अच्छा टॉपिक है। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब विचलन ज्ञात करना। देखिए आपने x श्रेणी में क्या दे दिया? इसको रैंक फर्स्ट दे दी। ऐसे अगर y श्रेणी है तो इसको आप रैंक सेकंड दोगे। और इन दोनों श्रेणियों को फिर आप क्या करेंगे? डिफरेंस निकालेंगे, R1 R2, इसी को बोलते हैं डी, डिविएशन निकालना है, यानी विचलन निकालना। अब एक बात ध्यान रखना, जब इसका विचलन निकालो, इस विचलनों का हम योग करेंगे तो हमेशा शून्य आएगा। इसलिए गणना कैसे होगी? इसलिए हम इन विचलनों को पहले क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे और फिर उसके बाद हम उसका योग करेंगे सिग्मा डी स्क्वायर, और फिर इसका यूज करेंगे और अंत में हम फाइनली यूज करेंगे फॉर्मूले का। इसका फॉर्मूला आर आर। देखिए काल्पनिशन ने सहसंबंध गुणांक की जब रचना करी तो उन्होंने सहसंबंध के लिए आर चिन्ह का यूज किया। स्पेरमैन ने जब सहसंबंध गुणांक की रचना करी तो उन्होंने आर स्मॉल आर और कैपिटल आर का यूज किया, यानी आर आर का, क्योंकि यहाँ पे आर मतलब कोरिलेशन और यहाँ पे आर का मतलब रैंक डिफरेंस, बेस्ट कोरिलेशन।
इसलिए उसको आर आर से दर्शाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो स्पेयरमैन के द्वारा जो समांतर सहसंबंध गुणांक ज्ञात किया जाता है उसको स्मॉल आर और कैपिटल आर के से दर्शाया जाता है, आर बटा आर से दर्शाया जाता है। अब बच्चों इसका फॉर्मूला जो होगा वो देखिए, इसका फॉर्मूला होगा आर आर बराबर 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। इस आधार पे हम गणना करेंगे। सिंपली अगर हम क्रम दे रहे हैं तो यही यूज करेंगे, लेकिन अगर मान लो समान क्रम हमारे आ जाते हैं, औसत क्रम आ जाते हैं, तो फिर हम इसके फॉर्मूले को यूज करेंगे। आर आर बराबर 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एम क्यूब माइनस एम, और ये जितनी बार आएंगे उतनी बार हम इसको यूज करेंगे एन स्क्वायर माइनस 1। तो चलिए आगे देखते हैं। संशोधित सूत्र हमें करना पड़ेगा, तो यह वही 6 सिग्मा डी स्क्वायर 1/12 एम क्यूब माइनस एम, और इस तरह से हम इसको यूज करते रहेंगे। ठीक है, ये एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पे 1/12 और आएगा। ठीक है, 1/12। ठीक है, चलिए बच्चों आगे चलते हैं। तो इसको सोल्व करके देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं, फिर हम इसको सोल्व करते हैं। इधर देखिए, आपके सामने एक प्रश्न है, निम्न समंकों से क्रमांतर रीति द्वारा सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। एक्स श्रेणी दे रखा है 48, 33, 40, 9, 18, 14, 65, 24, 19, 57। वाई श्रेणी दे रखा है 12, 13, 29, 6, 15, 4, 20, 9, 5, 19। चलिए अभी हम इसको निकालते हैं। सबसे पहले एक्स श्रेणी, ये वाई श्रेणी, हम इनको रैंक प्रदान करेंगे। तो यहाँ श्रेणी में सबसे बड़ा मूल्य कौन सा है? 65, इसको मैंने रैंक नंबर 1 दी। उसके बाद दूसरा छोटा मूल्य कौन सा है? 57, इसको रैंक नंबर 2 दी। उसके बाद फिर 48 को 3, उसके बाद 40 उसको 4, उसके बाद 33 उसको 5, उसके बाद 24 उसको 6, उसके बाद 19 उसको 7, उसके बाद 14, उसके बाद 19 को हमने क्या दिया? 7, उसके बाद 18 को 8 दिया, और उसके बाद 14 उसको हमने 9 दिया, और सबसे छोटा 9 है उसको हमने 10 दिया। इस तरह से हमने रैंक दे दी, यानी बड़े मूल्य को पहला नंबर, उसके बाद छोटे को दूसरा, उसके बाद तीसरा। इस तरह से हमने रैंक प्रदान कर रहे हैं अवरोही क्रम में। इसी पर वाई श्रेणी में हम रैंक दे रहे हैं। वाई श्रेणी में अगर हम बात करें तो इसको R2 दर्शाएंगे, इसको R1 तो इसको R2। यहाँ पे सबसे बड़ा मूल्य कौन सा है श्रेणी में? 29, तो इसको हमने 1 दे दिया। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा मूल्य छोटा मूल्य कौन सा है? 20, इसको हमने 2 दे दिया। उसके बाद अगर हम बात करें छोटा मूल्य कौन सा है तो 19, इसको हमने 3 दिया। उसके बाद छोटा मूल्य कौन सा है तो उसके बाद छोटा मूल्य 15, इसको हमने 4 दे दिया। ऐसे करते करते ये हमने रैंक दे दी। एक बात ध्यान रखना, टोटल मूल्य कितने हैं उतनी ही रैंक दी जाएंगे। तो पद कितने? टोटल 10 है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो रैंक भी 10 दी जाएगी। ये देख लीजिए रैंक दे दी। अब एक्स श्रेणी की रैंक को हम R1 से दर्शाएंगे, वाई श्रेणी की रैंक को R2 से दर्शाएंगे, और इन दोनों का डिफरेंस को बोलेंगे D। तो यह D हो जाएगा R माइनस R2। तो इधर देखिए, 3 में से 6 गया माइनस का 3, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 1 गया 3, 10 में से 8 गया 2, 8 में से 4 गया 4, 9 में से 10 गया माइनस का 1। इस तरह से हम इसको निकालेंगे। अब बच्चों एक बात ध्यान रखना, हमेशा D का योग 0 आएगा। आप यहाँ देख लीजिए 0 आ रहा है, जैसे 1 2 3 3 और 1 4, 1 5 और 1 6, और 6 3 9, माइनस के प्लस के, देखो 3 2 5 5 4 9 प्लस के, तो माइनस के 9 प्लस के 9 को अगर हम टोटल करेंगे तो 0 आएगा। तो एक बात है ना, हमेशा सिग्मा डी का योग कितना आता है? 0 आता है। अब इसकी गणना करने के लिए हम इसका स्क्वायर कर देंगे, ताकि सभी चीज़ ऑटोमेटिक ऋणात्मक चिन्ह भी धनात्मक हो जाएंगे। तो 3 3 9, 0 का 0, 3 3 9, 2 2 4, 4 2 16, 1 में 1, 1 में 1, 1 में 2 2 4 और 1 में 1, और इसका टोटल कर लो, वही आएगा 46। चलिए अब गणना करते हैं। गणना करेंगे, क्या करेंगे? आर बराबर 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन ब्रैकेट्स एन का स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट बंद। ठीक है, ये एक हमारे फॉर्मूले का है, 6 हमारे फॉर्मूले का है। सिग्मा डी स्क्वायर 46 है, 46 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 276 आएगा। ठीक है, एन हमारे पास 10 है, और 10 का स्क्वायर माइनस 1, तो 10 का 10 को स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा। 100 में से 99, और 99 10 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 990। अब 236 में 990 का भाग देंगे तो हमारा आएगा 0.28, और 0.28 को 1 में से घटाएंगे तो 0.72 आएगा। ये कहलाएगा आर। तो इस तरह से हम सहसंबंध गुणांक निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीका है। अब हम देखते हैं, अगर मान लो प्रश्न में समान क्रम आ जाते हैं तो ऐसी दशा में सहसंबंध गुणांक कैसे निकाला जाता है। तो बच्चों आगे चलते हैं। अब निम्न समंकों से क्रमांतर रीति द्वारा सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। इसको हम एक बार देखते हैं। 75 88 95 70 60 80 81 50 120 134 150 115 110 140 142 100। चलिए ये तो समान क्रम में नहीं है, लेकिन इसको भी हम सोल्व करके देखते हैं। इधर देखिए, आपके सामने ये एक्स श्रेणी हो गई, ये वाई श्रेणी हो गई। पहले तो रैंक गिनो की पद कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8,
तो रैंक कितनी होगी 8 होगी। सबसे बड़े मूल्य को पहली रैंक देंगे तो सबसे बड़ा मूल्य कौन सा 95, इसको हमने 1 दे दी। फिर 88 है, इसको 2 दे दी। फिर 81 इसको हमने 3 दे दी। फिर 80 है, इसको हम 4 दे दी। उसके बाद बात करें 75 है, उसको 5 दे दी। ऐसे करते करते सबसे छोटा मूल्य 8 था, 50 था, इसको हमने 8 रैंक दे दी। इसी वजह वाई श्रेणी में हम रैंक देंगे। अब एक्स श्रेणी और वाई श्रेणी के रैंकों को आपस में घटाएंगे, यानी R1 और R2 को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा डी। डी को हम प्राप्त करेंगे तो डी का योग हमेशा 0 आएगा। जैसे माइनस के 2 और प्लस के 2 कितना हो गया 0 हो गया ना। अब इसको हम धनात्मक करेंगे तो धनात्मक करने के बाद इसका स्क्वायर करेंगे और ये योग कर लेंगे 6 आ गया। अब हमारा फॉर्मूला क्या होगा RR 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन ब्रैकेट एन का स्क्वायर -1 ब्रैकेट बंद। तो यहाँ पे सिग्मा डी स्क्वायर का योग की तरह 6 को 6 का स्क्वायर करेंगे 6 आ गया। अब 6 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 और n कितना हमारे पास 8, 8 का स्क्वायर किया तो 64, 64 में से 1 गया 63 और 63 को 8 से गुणा करेंगे तो 504, 36 में 504 का भाग देंगे और 1 में से घटाएंगे तो हमारा आएगा 0.93। तो यहाँ उच्च धनात्मक से संबंध है। तो बच्चों बिल्कुल आसान है, आप इसको दोबारा देखिएगा, घर पे कोशिश करिएगा। आपको फॉर्मूले में यूज करना है, यानी कुछ भी नहीं करना। आपके पास 2 श्रेणी होगी, एक्स श्रेणी, एक्स श्रेणी आपके निकालेंगे रैंक निकालेंगे, उसको आप R1 से दर्शा दो या RX से दर्शा दो। ऐसे वाई श्रेणी है, आप इससे रैंक निकालोगे, इसको R2 या RY से दर्शा दो। फिर आप डी निकालेंगे, यानी R में से R2 घटाओगे और उसके बाद इसमें इसका योग 0 आता है, क्योंकि इसमें कुछ धनात्मक चिन्ह आएंगे कुछ ऋणात्मक आएंगे, इसलिए इन सबको धनात्मक करने के लिए हम डी स्क्वायर करेंगे। बस इस तरह से आपको गणना करनी है, बिल्कुल आसान है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बात करते हैं। चलिए निम्न समंकों से क्रमांतर रीति द्वारा सहसंबंध गुणांक की गणना कीजिए। यहां आपके सामने सहसंबंध गुणांक की गणना हम कर रहे हैं। अब हमारे सामने प्रश्न दिया हुआ है, इधर देखिए। एक्स श्रेणी 80, 78, 75, 75। अब समान वाले आ गए। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे 80, 78, 75, 75, 68, 67, 68, 59। तो यहाँ पर पद कितने 8 है। रैंक देते हैं। देखिए 80 को मैंने पहली रैंक दे दी, 78 छोटा मूल्य उसको हमने दूसरी रैंक दे दी। उसके बाद छोटा मूल्य कौन सा 75, 75। अब 75 तीसरे और चौथे क्रम पे आ रहा है, तो यहाँ इसको औसत क्रम देंगे, क्योंकि 75 श्रेणी में कितनी बार आ रहा है 2 बार आ रहा है। कौन से नंबर पे आ रहा है 3 और 4 पे आ रहा है। तो हम ना तो इसको 3 दे सकते ना 4 दे सकते, इसलिए औसत क्रम देंगे। औसत क्रम कैसे देते हैं, यानी संशोधित क्रम देना या औसत क्रम देना एक ही बात है। तो यह कौन से क्रम की बात है 3 और 4 की है, तो हम 3 और 4 और कितनी बार आ रहा है 2 बार, तो 7 में 2 का भाग देंगे 3.5, 3.5 इनको रैंक देंगे। तो यहाँ पे पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। अब 68 को हम 5वां दे देंगे, 67 को 6वां दे देंगे, 60 को 7वां दे देंगे और 59 को हम 8वां दे देंगे। इस तरह से हम इसको घटते क्रम में क्रम दे रहे हैं। अब चलते हैं वाई श्रेणी में। वाई श्रेणी में बात करें तो सबसे बड़ा मूल्य कौन सा है, अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा मूल्य हमारा 17, इसको हमने 1 रैंक दे दी। फिर 16 इसको 2 रैंक दे दी। 15 इसको 3 रैंक दे दी। अब 14 यहाँ पे 3 बार आ रहा है। 14 3 बार आ रहा है। कौन सी रैंक पे आ रहा है, चौथे, पांचवें, छठे पे आ रहा है। चौथे, पांचवें और छठे पे आ रहा है। कितनी बार आ रहा है 3 बार आ रहा है। तो ये 15 हो गया। 15 में अगर हम 3 का भाग देंगे तो इन तीनों को हम कितनी औसत क्रम देंगे 5, 5, 5। तो चौथा, पांचवा, छठा हो गया। अगले को हमने 7वां दे दिया और अगले को 8वां दे दिया। इस तरह से औसत क्रम देना है। बिल्कुल बच्चों आसान है, आप प्रैक्टिस करोगे बिल्कुल आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, रैंक डिफरेंस निकालना है। R1 में से R2 को घटा देंगे, तो देखिए 1 में से 8 गया माइनस का 7, 2 में से 7 गया माइनस का 5। इस तरह से हम इसको घटाएंगे। अब इसका अगर हम योग करेंगे तो 0 आएगा। हमेशा ध्यान सिग्मा डी का योग 0 आता है, क्योंकि इसमें कुछ धनात्मक है कुछ ऋणात्मक है। अब ऐसी दशा में इसको सभी को धनात्मक करने के लिए हम डी स्क्वायर करेंगे। तो 0.7 को स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा। सॉरी 7 का -7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा। -5 का करेंगे तो 25 आ जाएगा। ऐसे हम इसको स्क्वायर कर देंगे और सभी धनात्मक हो जाएंगे। इसका योग करेंगे तो कितना आएगा 159.50। अब बच्चों यह फॉर्मूला थोड़ा चेंज होगा, ये हमें थोड़ा सा देखना है। देखिए अब तक जो हम फॉर्मूले यूज करते थे वो हम यूज करते थे R बराबर 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन √n स्क्वायर -1। लेकिन जब औसत क्रम आ जाता है इस फॉर्मूले को हमें चेंज करना होगा। R बराबर 1 - 6 ब्रैकेट सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 m³ -m। अगर एक बार औसत क्रम है, अगर और आ रहा है तो फिर ऐसे ही m³ -m ऐसे चलता रहेगा श्रेणी में 2 बार। जितनी बार आया हमारे यहाँ 2 बार आया तो हम 2 बार यूज करेंगे, 3 बार तो 3 बार यूज करेंगे और नीचे वही n स्क्वायर -1 ये फॉर्मूला रहेगा। तो यहाँ औसत क्रम हमने दे लिया। अब इसका हम संशोधन करते हैं। अब इधर देखिए ये हमारा 2 बार है इसलिए हमने 2 लिख दिया। m³। यहाँ अगर हम देखें तो वहाँ पर अगर हम बात करें तो पिछली श्रेणी में इधर देखिए प्रश्न को फिर देखिएगा 75 श्रेणी में 2 बार आया था, इसलिए यहाँ पर m कितना हो जाएगा, स्मॉल m कितना हो जाएगा 2। वहाँ पर अगर हम बात करें तो 14 कितनी बार है 3 बार, यानी यहाँ पे m कितनी बार हुआ 5 बार।
सॉरी यहाँ पे m कितनी बार हुआ, 3 बार। बस ये चीज़ हमें यहाँ यूज करनी है, यहाँ m का मान और यहाँ m का मान कितनी बार होगा। तो देखिए श्रेणी में औसत क्रम हमने 2 बार दिया तो हम ये फॉर्मूला 2 बार रखेंगे, 3 बार देते हैं तो 3 बार लिखते हैं, 4 बार देते हैं 4 बार देते हैं। लेकिन औसत क्रम कितने मूल्य के लिए दिया, 2 बार, 2 के लिए दिया, 2 बार आया तो 2 के लिए, 3 बार आया तो 3 के लिए। तो यहाँ पर 75 3 बार आया था इसलिए 3 बार देंगे, सॉरी 75 3 बार, 2 बार आया तो 2 बार देंगे, और 14 3 बार आया तो 3 बार देंगे। तो इधर देखिए यहाँ पर 75 2 बार आया इसलिए 2 लिखेंगे m की जगह, और यहाँ पर 14 3 बार आया तो यह 3 बार लिखेंगे। तो ठीक है, फॉर्मूले को यूज करते हैं। n का मान हमारे पास 8 था, 8 स्क्वायर 8 ब्रैकेट 8 स्क्वायर माइनस 1 अंटे 64, 64 में से 1 गया 63, 63 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको यह रख लेंगे। अब इधर देखिए 1/12 m हमारे पास यहाँ पे कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा, और y m कितनी बार, 3 बार आएगा। तो 2 को हम इसको खोलेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 में से 2 कट जाएगा, 6 आ जाएगा, ऐसे 3 3 9 9 3 27, 27 में 3 कट जाएगा, 24 आ जाएगा। इसको हमें सोल्व करना है, इसको सोल्व करना है, और फिर तीनों को जोड़कर इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है बच्चों, तो आइए इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करके इसमें भाग दिया तो 2 आया, क्योंकि देखिए इधर देखिए 3 3 9 9 30 27, 27 में से 3 गया कितना है 24, 24 में 2 का भाग दिया, 24 में 12 भाग दिया तो 2 आया। इसी प्रकार 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 में से 2 गया 6, 6 में 12 भाग दिया तो 0.5 आया। और इन सबको जोड़ेंगे और जब इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और इन सबको सोल्व करके भाग देंगे तो देखिए हमारा मान ऐसा आएगा, 162 को 6 से गुणा किया और 63 को 8 से गुणा किया तो 972, और 504, 972 में 500 का भाग देंगे और 1 में से घटा देंगे तो ये हमारा आंसर आ गया माइनस का 0.93। तो यह उच्च ऋणात्मक से संबंध आ रहा है। तो इस तरह की गणनाएं हमें करनी है, तो बिल्कुल आसान है, बस आपको कॉन्सेप्ट को समझना है कि स्पेयरमैन द्वारा जब भी से संबंध निकाला जाता है तो इसको स्मॉल r कैपिटल R से दर्शाया जाता है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपको एक बार क्लियर करना है, क्योंकि इसके प्रश्न ही एग्जाम में सबसे ज़्यादा बनते हैं। तो 1 - 6 सिग्मा d स्क्वायर अपॉन n ब्रैकेट n का होल स्क्वायर माइनस 1। लेकिन अगर औसत क्रम वाले प्रश्न आते हैं तो यहाँ आपको एक चीज़ चेंज करनी होगी, r बराबर 1 - 6 सिग्मा d स्क्वायर माइनस 1/12 m क्यूब माइनस m एक बार, अगर एक बार औसत क्रम आया। अगर मान लो दूसरी बार औसत क्रम आया तो फिर वो 1/12 m क्यूब माइनस m। मान लो तीसरी बार आया तो यह 1/12 m क्यूब माइनस m। ऐसे आपको जितनी बार आए उतनी बार आपको यूज करना है। वही अगर हम नीचे बात करें तो फॉर्मूले में वही रहेगा n ब्रैकेट n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब यह m क्यूब तो हमेशा सबकी जगह रहेगा, m कितनी बार आएगा। अगर श्रेणी में कोई संख्या 2 बार आ रही है तो m यहाँ पे 2 हो जाएगा। किसी श्रेणी में मूल्य समान 3 बार आ रहा है तो यहाँ m 3 बार हो जाएगा। किसी श्रेणी में मूल्य अगर 4 बार समान आ रहा है तो यहाँ m 4 बार हो जाएगा, और इसको हमें सोल्व करना है। तो फॉर्मूले में रखकर सोल्व करना है, आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। वही मैंने आपको d बताया कि हमेशा सिग्मा d का योग 0 आता है। वही एक बात ध्यान रखना, d कैसे निकलता है, तो रैंक फर्स्ट में से रैंक सेकंड को घटाने से। ठीक है, तो इस तरह से इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिए, गुणात्मक तथ्यों को गणना करने के लिए, सहसंबंध गुणांक करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया गया था। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।